अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर फिजिक्स क्लास। आज हम स्टूडेंट 21 चैप्टर स्पेस एंड एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के समझेंगे। हर क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखेंगे कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है और फिर उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद आंसर को एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, लिखा हुआ है व्हाट आर टू मेन एलिमेंट्स दैट मेक अप द सन। तो पहले क्वेश्चन के अंदर वो ये पूछ रहा है कि सन किन दो मेन एलिमेंट से बना हुआ है। तो मतलब यानी हमें सन के अंदर मौजूद दो सबसे मेजर एलिमेंट्स के नेम बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो देखें सन में सबसे ज्यादा क्वांटिटी हाइड्रोजन और हीलियम की होती है। तो हाइड्रोजन अप्रोक्सीमेटली जो है वो 74% होता है और हीलियम जो है वो 24% होता है। तो सन के कोर में ना हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन जो है ना वो न्यूक्लियर फिजन के थ्रू हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब वहां पे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन जो है ना वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब वो हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट होता है तो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज करता है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ से भी आप देख सकते हैं। द टू मेन एलिमेंट्स दैट मेक अप द सन, के दो मेन एलिमेंट्स जो हैं जो सन को बनाते हैं वो हाइड्रोजन है जो कि 74% होता है और हीलियम है 24% होता है। तो आपने ना इसकी वैल्यूज भी याद रखती हैं क्योंकि ये वैल्यूज एमसीक्यूज में भी वो पूछ सकता है। फिर आगे देखें, हाइड्रोजन अंडरगोस न्यूक्लियर फ्यूजन इन द सन कोर टू प्रोड्यूस हीलियम एंड द रिलीज एनर्जी। कह रहा है जो हाइड्रोजन है ना वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करता है सन के कोर में। सन का कोर से मुराद क्या है? सूरज का जो एक सूरज है ना, तो इस सूरज के ये जो मिड वाला हिस्सा होता है ना, मिड वाला, इसे हम कोर का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है तो इसमें यहाँ पर जो है वो एटम जो है मिलकर एकदम जो है रिएक्शन करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन और फिर उसके बाद वो हीलियम में कन्वर्ट होते हैं। फिर एनर्जी भी बहुत ज्यादा रिलीज होती है। तो बस इसका आंसर आपने बस यही लिखना है, इससे ज्यादा नहीं करना। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलें तो वो हमारे पास है 21.2। उसमें क्या कह रहा है? कह रहा है व्हाट आर यूज्ड टू कंपेयर द प्लैनेट्स इन द टर्म ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कि हम पूछ ये रहा है कि जब हम डिफरेंट प्लैनेट्स को कंपेयर करते हैं तो हम किन फैक्टर्स को देखते हैं। ठीक है, यानी क्वेश्चन प्लैनेट्स के कंपैरिजन का क्राइटेरिया पूछ रहा है, सिंपल सी बात है। तो इसका कॉन्सेप्ट देखें प्लैनेट को कंपेयर करने के लिए ना हम उनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, जैसे उनका साइज क्या, उनका डिस्टेंस क्या, उनका ऑर्बिटल पीरियड क्या है, डेंसिटी क्या है, टेम्परेचर क्या है, ग्रेविटी क्या है। ये तमाम चीजें हम पहले देखते हैं, फिर उसके बाद जो है वो फिर हम जो है उसका कंपैरिजन करते हैं। तो देखें प्लैनेट्स, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लैनेट्स आर कंपेयर यूजुअली द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो जो हम प्लैनेट्स को कंपेयर करने के लिए उसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को देखते हैं तो उसमें कौन कौन से आते हैं? ऑर्बिटल डिस्टेंस आ जाता है, ऑर्बिटल पीरियड आता है, डेंसिटी आ जाता है, सरफेस टेम्परेचर आता है और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आ जाता है। यानी अगर हमें दो प्लैनेट्स को कंपेयर करना हो तो हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, आपने ये याद कर लेना। और ये मैंने खुद लिखे हैं शॉर्ट करके ताकि आपको आसानी हो सके। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो वो हमारे पास देखें क्वेश्चन नंबर 21.3 है, जिसमें क्या कह रहा है देखते हैं। कहता है एक्सप्लेन हाउ ग्लोबल वार्मिंग increases the intensity of hurricane। तो बेटा वो क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हरिकेन ज्यादा पावरफुल क्यों और कैसे हो जाता है। ठीक है, क्यों और कैसे होता है ये आपने एक्सप्लेन करना है। देखें कॉन्सेप्ट क्या है, देखें ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओशन का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो हरिकेन को अपनी एनर्जी वार्म ओशन वाटर से मिलती है। तो जब ओशन वार्म होता है तो हरिकेन को ज्यादा एनर्जी मिलती है। इसी वजह से विंड की स्पीड और रेन फॉल इंक्रीज हो सकती है और उसके साथ साथ हरिकेन ज्यादा डिस्ट्रक्टेड हो सकता है, खतरनाक हो सकता है और वो ज्यादा डैमेज का हामिल हो सकता है। ठीक है,
तो यहाँ से देखिए ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ ऑन ओशन वाटर। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओशन का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। वार्मर ओशंस प्रोवाइड मोर एनर्जी टू हरिकेन। जो हमारे पास वार्म एयर होती है, वार्म ओशंस जो है वो ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हरिकेन को, मेकिंग देम स्ट्रॉन्गर, जिसकी वजह से वो और मजबूत हो जाता है। एज अ रिजल्ट उसका नतीजा ये निकलता है हरिकेन हैव हायर विंड स्पीड, कि जो हरिकेन है उसकी जो स्पीड है और जो रेनफॉल है, हेवी रेनफॉल, ये दोनों इंक्रीज हो सकती हैं। एंड द कॉज ग्रेटर डैमेज, और जो कि बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है, तबाही कर सकती है। ठीक है, तो होपफुली अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पेज पर चलें तो हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है 21.4, जो कि क्वेश्चन आपके पास क्या है, कहते हैं व्हाट इज बैकग्राउंड रेडिएशंस। हमने बताना है कि बैकग्राउंड रेडिएशंस क्या होती हैं एंड व्हाट आर इट्स नेचुरल सोर्सेज। हमने उसके जो है वो नेचुरल सोर्सेज भी बताने हैं कि किस तरह से ये कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं। तो सिंपल क्या पूछा है, बैकग्राउंड रेडिएशन क्या होती है और नेचुरल सोर्सेज क्यों, मतलब कौन से होते हैं, नेचुरल सोर्सेज बताने हैं। देखिए कॉन्सेप्ट देखें, हमने पढ़ा था बैकग्राउंड रेडिएशन वो लो लेवल रेडिएशंस होती हैं जो नेचुरली हमारे इन्वायरमेंट में हर वक्त मौजूद होती हैं। तो ये रेडिएशन डिफरेंट नेचुरल सोर्सेज से आ सकती हैं, जैसे हमने पढ़ा था कॉस्मिक रेज से आती हैं, ठीक है, रेडन गैस से निकलती हैं। फिर उसके अलावा हमारे पास जितने भी पत्थर हैं, सॉइल हैं, रेडियोएक्टिव मटेरियल्स हैं, उनमें से आती हैं, फूड में से आती हैं, वाटर में से नेचुरली अक्रिंग करती हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसमें से ये इमेजेस आ रही हैं, ठीक है, रेडिएशंस फॉल हो रही हैं। तो यहां से पढ़े तो लिखा हुआ है बैकग्राउंड रेडिएशन इज द कांस्टेंट लो लेवल रेडिएशंस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, कि बैकग्राउंड रेडिएशन वो लो लेवल रेडिएशंस हैं जो नेचुरली हमारे एनवायरनमेंट में हर वक्त प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और इट्स नेचुरल सोर्सेज इंक्लूड कॉस्मिक रेज फ्रॉम द स्पेस, जो स्पेस से खिला से जो कॉस्मिक रेज हमारे जो एटमॉस्फेयर में आती हैं वो है। उसके अलावा रेडन गैस इन द एयर, जो रेडॉन गैस है हमारे हवा के अंदर, उससे और रेडिएशंस आती हैं। रेडियोएक्टिव मटेरियल्स लाइक रॉक और सॉइल, जैसे रॉक और सॉइल जो रेडियोएक्टिव मटेरियल्स हैं उनसे रेडिएशंस आती हैं, जिसमें यूरेनियम और थ्योरियम आ जाता है। नेचुरली अकरिंग रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स इन फूड एंड वाटर, जो कुदरती तौर पर जो रेडियो आइसोटॉप्स खाने में और पानी में मौजूद हैं वो भी हमारे पास क्या हो जाती है, नेचुरल रिसोर्स बनती हैं। तो होपफुली अब आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें 21.5, इट इज ऑल्सो बीइंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें कह रहे हैं नेम 3 सेफ्टी मटेरियल, ठीक है, सेफ्टी मटेरियल्स या सेफ्टी मेजरमेंट्स बताने यूज टू हैंडल द रेडियो एक्टिव मटेरियल सेफली। तो इस क्वेश्चन के अंदर वो ये कह रहा है कि पूछ ये रहा है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल को सेफली जो हैंडल करने के लिए कोई से ना 3 सेफ्टी मेजरमेंट्स बताने हैं, ठीक है। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर आप कॉन्सेप्ट देखें तो मैंने आपको पढ़ाया था कि रेडियो एक्टिव मटेरियल से रेडिएशन निकल सकती हैं, इसीलिए इन्हें हैंडल करते वक्त प्रोटेक्शन जरूरी है। तो नंबर 1 पर वियर प्रोटेक्शन क्लॉथिंग एंड इक्विपमेंट्स, ऐसे कपड़े पहने, ठीक है, जो कि आपकी हिफाजत करें, और ऐसे आलात का इस्तेमाल करें जो कि आपकी हिफाजत कर सकें, ठीक है। और लिमिट द टाइम ऑफ एक्सपोजर टू रेडिएशन, एक्सपोजर तो जो आपके पास दूसरे नंबर में रेडिएशन जो एक्सपोजर है वो उसका टाइम लिमिट करना, मतलब इतना ज्यादा आप जो है वो रेडिएशन वाली जगहों पर ना जाएं और कम वक्त के लिए वहां पर मौजूद हों। फिर स्टोर रेडियोएक्टिव मटेरियल सेफली इन द शील्डेड कंटेनर, और जो जितने भी रेडियोएक्टिव मटेरियल्स होते हैं उनको जो है ना एक कंटेनर के ऊपर शीट्स लगाकर स्टोर करें ताकि रेडिएशन बाहर फॉल ना करें। तो ये सिंपल सा आंसर था, ये आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन को देखें तो वो 21.6 है, और 21.6 में क्या कह रहा है देखते हैं। कहते हैं व्हाई डू साइक्लोन्स वीकन व्हेन दे मूव आवर लैंड। तो वो आपसे क्वेश्चन के अंदर वो ये पूछ रहा है कि जब साइक्लोन ओशन से लैंड पर मूव करता है तो वो वीक क्यों हो जाता है। तो यानी हमें साइक्लोन के वीक होने की रीजन एक्सप्लेन करनी है। तो सिंपल अगर आप याद करें तो मैंने आपको बताया था साइक्लोन्स को एनर्जी वार्म और मॉइस्ट एयर फ्रॉम ओशन से मिलती है। मतलब जो हमारे पास वार्म और मॉइस्चर है ना वो कहाँ से मिलता है, उसको ओशन से मिलती है। तो जब साइक्लोन लैंड पर आ जाता है तो उसे ओशन से वार्म
वार्म और मॉइस्ट है वो मिलना बंद हो जाता है। इसी वजह से साइक्लोन की एनर्जी कम होती रहती है। इसी वजह से विंड स्पीड भी कम हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता साइक्लोन फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो cyclones weaken our land because they no longer receive warm moist air from the oceans। कि cyclones की एनर्जी वार्म और मॉइस्ट एयर से ओशन से मिलती है। तो क्या होता है, वेन इज देयर मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और उसका सबसे मेन सोर्स क्या है, एनर्जी है। ठीक है, और फिर विदाउट दिस एनर्जी द विंड स्लो डाउन एंड द साइक्लोन ग्रेजुअली लॉस स्ट्रेंथ। ठीक है, इस वजह से साइक्लोन की एनर्जी कम होती रहती है और विंड स्पीड भी ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाती है और वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, इट इज ऑल्सो बीइंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज 21.7। तो ये आपके पास क्या है, कह रहे हैं हाउ डू द कोरियलिस इफेक्ट इन्फ्लुएंस द मूवमेंट ऑफ साइक्लोन। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो कोरियलिस इफेक्ट है साइक्लोन की मूवमेंट और रोटेशन को कैसे इफेक्ट करता है। तो इसका अगर आंसर देखें तो ये है, सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखें, जो हमारे पास कोरियस इफेक्ट है वो अर्थ की रोटेशन की वजह से होती है और ये इफेक्ट मूविंग एयर को कर्व करता है, जिसकी वजह से साइक्लोन लो प्रेशर सेंटर अराउंड जो है रोटेट करता रहता है। आपने देखा था कि जब कोरियस जो है वो इफेक्ट कब पैदा हुआ था, जब एयर जो है वो राउंड राउंड मूव कर रही थी और फिर वो ऊपर की तरफ जा रही थी, तो नीचे जो है वो फिर लो प्रेशर एरिया बन जाता था और फिर जो नियर उसके अराउंड जो एयर होती थी वो फिर उधर आ जाती थी। इस तरह से उसको और ज्यादा क्या मिल जाती थी, ताकत, तो जिसकी वजह से वो बढ़ता जा रहा होता था। ठीक है, तो और हमने ये भी पढ़ा था कि साइक्लोन्स जो है नॉर्थन हेमिस्फीयर में साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है और साउथर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो ये भी आपको बताया था। तो यहाँ से पढ़ते हैं, द कोरियस इफेक्ट कॉज बाय द अर्थ रोटेशन। जो हमारे पास कोरियस इफेक्ट है वो अर्थ की रोटेशन की वजह से होता है। एंड मेक साइक्लोन स्पिन अराउंड द लो प्रेशर एरिया। ये इफेक्ट मूविंग एयर की कर्व की वजह से होता है, इसलिए वहां पर लो प्रेशर क्रिएट होता है ना, तो वहां पे ये रोटेट करता रहता है। साइक्लोन्स रोटेट एंटी क्लॉकवाइज इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। जो साइक्लोन है वो रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थन हेमिस्फीयर में एंड क्लॉकवाइज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। तो जो साउथर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है। होपफुली अब आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट 2.21.8 पर चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ राइजिंग सी लेवल ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। तो इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे वो ये पूछ रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल बढ़ रहा है ना, तो राइज होने की मेन रीजन क्या है। ठीक है, तो सिंपल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो सी लेवल बढ़ रहा है उसकी रीजन क्या है वो हमने बतानी है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ये तो आपको पता है। ठीक है, तो इस वजह से ग्लेशियर और आइस शील्ड मेल्ट होती हैं और उनके वाटर ओशन में ऐड होता रहता है। ठीक है, जब उनका वाटर ओशन में ऐड होगा तो इसके अलावा वार्मर सी वाटर एक्सपैंड भी करता है। ठीक है, क्योंकि धूप पड़ती है, टेम्परेचर होता है, तो वो एक्सपैंड होता रहता है। मतलब दो देखे ना, वो ग्लेशियर से भी पानी मेल्ट, आइस मेल्ट से भी पानी जो है वो ओशन में आ रहा है। दूसरा वो टेम्परेचर जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इंक्रीज किया हुआ है उसकी वजह से वो उसकी सतह भी एक्सपैंड होती जाती है। तो ये दोनों इफेक्ट होने की वजह से सी लेवल जो है वो इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो यहां से भी पढ़ के देखते हैं, द प्राइमरी कॉज ऑफ राइजिंग सी लेवल इज द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस शीट ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। जो हमारे पास सबसे पहली रीजन है, वजह है जो कि राइजिंग सी लेवल की है, कि ग्लेशियर का पिघलना और आइस, जो आपके पास आइस शीट है, और जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। इन एडिशन वार्मर सी वाटर एक्सपैंड फर्दर इंक्रीजिंग सी लेवल। और सिंपल वो क्या कह रहे हैं कि आपके पास इसी वजह से जो है वार्मर सी वाटर, जो सी वाटर भी एक्सपैंड करता है और ये दोनों इफेक्ट करते हैं, सी लेवल को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो होपफुली अब आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपके जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन थे
चैप्टर 21 के वो मैंने कंप्लीट आपको समझा दिए विद कॉन्सेप्ट के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।